अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। So students, starting with the general characteristics, their first characteristic is that their occurrence, कहाँ पाए जाते हैं ये. So basically most commonly these are found in living things, for example in the form of proteins, fats, carbohydrates and lipids. ठीक है. दूसरा जो इनका प्रॉपर्टी है वो है इनकी कोवलेंट नेचर. मीन्स मतलब नेचर इनकी क्या है, आयनिक है या कोवलेंट है. तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल ऑफ देम आर कोवलेंट इन नेचर, मीन्स दैट दे कंटेन कोवलेंट बॉन्ड्स. अब कोवलेंट बॉन्ड्स का आपको पता है कि वो पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं. पोलर बॉन्ड्स वो होते हैं जो कि दो डिफरेंट एटम्स के दरमियान में मौजूद हो, जिनके दरमियान में कोई ना कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मौजूद हो. जबकि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं सिमिलर एटम्स के दरमियान में. लाइक हाइड्रोजन अगर आप ले लें H2, ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है, तो उनके दरमियान में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है. ठीक. लेकिन इसी तरह से अगर आप HCl वगैरह की बात करते हैं तो उसके अंदर पोलर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं. देन देयर कंपोजिशन, किस किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं वो, ठीक है, उनकी कंपोजिशन क्या है. तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि सबसे पहला जो मेन उनका एटम एलिमेंट उनमें मौजूद है वो है कार्बन. कार्बन एलिमेंट जो है सबसे ज़्यादा उनमें मौजूद होते हैं, बल्कि होते ही ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं. देन द मोस्ट अबंडेंट एटम इन दैम, एलिमेंट इन दैम इज़ हाइड्रोजन. उसके अलावा अदर एलिमेंट्स भी इसमें मौजूद होते हैं, और वो मुख्तलिफ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं: ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड हेलोजन्स. ये भी मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहीं ना कहीं पे सब्स्टिट्यूशन इनमें होती है और सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे ये कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. नाउ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वॉलेटाइल इन नेचर, विच मीन्स दैट दे आर इजीली एवेपोरेबल. एवेपोरेट इन मतलब इनकी एवेपोरेशन बहुत आसानी से हो सकती है. अगर आपने पेट्रोल वगैरह देखा हो या मिट्टी का तेल, ठीक है, वो ऑर्गेनिक है, तो उन्हें आप अगर खुली हवा में रखें तो वो आपको थोड़ी देर बाद नज़र ही नहीं आते, गायब हो जाते हैं. ठीक है, गायब हो जाते हैं मतलब एवेपोरेट हो जाते हैं. तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं. आप इनको एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो जल्दी से ये एवेपोरेट हो जाएंगे. इसी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स इंतहाई लो होते हैं, क्योंकि इनमें फोर्सेस जो हैं वो जी वॉलेटाइल होने की वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स लो हैं. मूविंग टूवर्ड्स देयर सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी, अब आपने वो एक सुना होगा रूल है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक. ठीक है, नॉन पोलर सब्सटेंसेस नॉन पोलर में सॉल्युबल होते हैं और पोलर सब्सटेंसेस पोलर में सॉल्युबल होते हैं. अब कोवलेंट कंपाउंड्स हैं ये, ठीक है, इनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग मौजूद है. तो क्या है कि ज़्यादातर जो है ये नॉन पोलर होते हैं नेचर में. ठीक है. अब नॉन पोलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो किस में सॉल्युबल होंगे? दे विल बी सॉल्युबल इन ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड एट्सेट्रा. और ये सारे जो सॉल्वेंट्स हैं ये भी क्या हैं? नॉन पोलर इन नेचर हैं. जबकि अगर पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए, ठीक है, वो किस में सॉल्युबल होंगे? अल्कोहल्स में, क्योंकि अल्कोहल्स भी पोलर होते हैं. किस वजह से? अल्कोहल्स के अंदर आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है ऑक्सीजन की वजह से. ठीक है, ऑक्सीजन के लोन पेयर्स की वजह से. तो आप अल्कोहल्स जो हैं वो पोलर सॉल्वेंट्स हैं. इसीलिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पोलर हैं नेचर में, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में यानी कि अल्कोहल्स में सॉल्युबल होंगे. तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने इनकी पढ़नी है वो है होमोलॉगी. ठीक है, होमोलॉगी क्या है? सिमिलैरिटी इन बिहेवियर्स. ठीक. अब क्या वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान में बहुत क्लोज रिलेशनशिप मौजूद होता है. किस वजह से? क्योंकि इनके अंदर जो है सिर्फ एक कार्बन मतलब CH2 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप की वजह से इनकी सीरीज़ में जो है वो डिफरेंस आ रहा होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन की बात करें तो वो सिर्फ उसमें एक कार्बन मौजूद है, लेकिन अगर हम इथेन की बात करते हैं उसमें एक मिथाइल ग्रुप से फ़र्क आ जाता है, मतलब CH2 ग्रुप उसमें ऐड हो जाता है. उसके अलावा अगर प्रोपेन को देखें तो प्रोपेन होता है 3 कार्बन कंपाउंड. तो इस तरह से इनकी होमोलोगस सीरीज़ बनती जाती हैं. ठीक है, और जिनमें क्या फ़र्क होता है? सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप से उनमें फ़र्क आ रहा होता है. तो इस वजह से क्या है, इनकी बहुत फ्यू फैमिलीज़ होती हैं. ठीक है, और इस तरह से हम इनको सिमिलर ग्रुप्स में कंपाउंड में क्लासीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन क्या है? अ सीरीज़ ऑफ रिलेटेड कंपाउंड्स इन विच एनी टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स डिफर बाय CH2 ग्रुप इज़ कॉल्ड होमोलोगस सीरीज़. तो क्या आपके दो ऐसी कंपाउंड जिनके दरमियान में सिर्फ CH2 ग्रुप से फ़र्क आ रहा है वो आपस में होमोलोगस कहलाएंगे, और इस तरह से जो सीरीज़ बनती जाती हैं वो होमोलोगस सीरीज़ कहलाती हैं.
द लास्ट प्रॉपर्टी विच वी डिस्कस हेयर इज़ रिएक्शन रेट। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने का मतलब ये है कि वो अनरिएक्टिव होंगे। जो चीज़ जितनी ज़्यादा स्टेबल है वो उतनी अनरिएक्टिव होती है, ठीक है। रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन सी चीज़ें लेती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं जो कि अनस्टेबल होती हैं, ठीक है। उन्होंने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो रिएक्ट करती हैं। तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात की जाए तो ये स्टेबल होते हैं और इसी वजह से ये अनरिएक्टिव होते हैं। वजह क्या है इसकी कि आपको पता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं, ठीक है। एंड कोवलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन आयनिक बॉन्ड्स, और इसी वजह से जो है कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इनके रिएक्शन रेट्स जो हैं वो बहुत ही स्लो होते हैं, मतलब अगर हम इनका रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे रिएक्शन कंप्लीट करने में, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए ऑर्गेनिक सिंथेसिस में जो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो रिएक्शन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में हम लोग करते हैं वो 3-3 4-4 दिन चलते हैं, इवन हफ्ता हफ्ता वो एक ही रिएक्शन लगा रहता है, वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो उसकी रीज़न यही है कि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स मौजूद हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स हैं एंड दे टेक मोर टाइम टू कंप्लीट। जी स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमोलोगस सीरीज़, ठीक है। अगर देखा जाए ये जिसमें सिर्फ 1 कार्बन नंबर है, ये कार्बन नंबर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। ये अल्केन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज़ देयर पेरेंट नेम एंड दिस इज़ देयर सब्स्टिट्यूएंट नेम। तो अगर देखा जाए जिसमें कार्बन सिर्फ एक कार्बन है वो क्या है, मीथेन है। इसी तरह से एक और कार्बन अगर ऐड हो जाए उस मीथेन के अंदर तो वो क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। 3 कार्बन वाले को हम प्रोपेन कहते हैं, 4 वाले को ब्यूटेन। इसी तरह से ये आपको 10 तक दी हुई हैं अल्केन के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो 10th कार्बन जिसके अंदर 10 कार्बन मौजूद हैं वो डिकेन कहलाता है। साथ में इनके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स दिए हुए हैं। मतलब क्या कि अगर आपका CH3 ग्रुप कहीं पे लग रहा है तो वो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। इसी तरह से अगर इथाइल के फॉर्म में कहीं लग रहा है तो वो इथाइल सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपकी होमोलोगस सीरीज़ की एग्जांपल है कि इस तरह से ये एक एक CH2 ग्रुप इनमें ऐड होता जाता है और जो है होमोलोगस सीरीज़ आपके पास आती जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखने के 2 तरीके हैं, ठीक है। एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है और एक ओपन चेन स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जिसको हम नॉर्मली स्ट्रक्चरल फार्मूला भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला कौन सा है। अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला इज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स इन अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। मतलब एक सिंपल लाइन की फॉर्म में, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं C2H6O, ये एक लाइन फॉर्म में हमने टेक्स्ट को लिखा हुआ है जिसमें 2 कार्बन मौजूद हैं, 6 हाइड्रोजन मौजूद हैं और 1 ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। अब आगे वो क्या कह रहे हैं, इट शोज ऑल एटम्स बट ओमिट्स द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स। अब ये आप देख सकते हैं, ये आपके वर्टिकल बॉन्ड्स हैं और ये आपके हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपके कंडेंस्ड फार्मूला होता है इसमें से सारे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स को हम निकाल देते हैं और एक लाइन की फॉर्म में टेक्स्ट को लिख देते हैं। उसके अलावा वो क्या कह रहे हैं कि एब्रीवेशंस फॉर वेरियस ग्रुप्स ऑफ चेन, एब्रीवेशंस यूज़ होती हैं। जैसे कार्बन के लिए सिर्फ C यूज़ हो रहा है, हाइड्रोजन के लिए सिर्फ H यूज़ हो रहा है और ऑक्सीजन के लिए सिर्फ O यूज़ हो रहा है, ठीक। तो ये आपका क्या है, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब कंडेंस्ड फार्मूला का एक ड्रॉबैक है, ठीक है। अब क्यों ऐसा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़ाहिर बात है, हमने कल भी पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनके स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम है पर जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है पर उनके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हैं। मतलब उनमें अरेंजमेंट एटम्स की डिफरेंट हो जाती है, उस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम देखें जो एग्जांपल हमने पिछली स्लाइड में देखी C2H6O, ये आपका एक कंडेंस्ड फार्मूला है, ठीक है। और इस फार्मूला को लिखने के 2 तरीके हैं। ओपन चेन अगर हम स्ट्रक्चर लिखें इसका तो इसके 2 तरीके हैं, एक क्या है एथेनॉल और दूसरा क्या है डाइमिथाइल ईथर। अब अगर आप दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें, यहाँ पे कार्बन नंबर कितने हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आपके हाइड्रोजन एटम्स हैं। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे वो कितने कार्बन के साथ बॉन्ड कर रहा है, सिर्फ 1 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम डाइमिथाइल ईथर में देखें तो आपका ये जो ऑक्सीजन मौजूद है ये ऑक्सीजन 2 कार्बन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है।
और बाकी जो इसमें चीज़ें हैं मतलब कार्बन एटम्स उतने ही हैं, हाइड्रोजन एटम्स उतने ही हैं। तो फार्मूला बेसिकली कंडेंस्ड फार्मूला तो दोनों का ये है, लेकिन जब हमने इनका ओपन चेन स्ट्रक्चर लिखा तो दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, दोनों की क्लासेस अलग अलग हैं। एक अल्कोहल की फैमिली से बिलोंग कर रहा है और दूसरा ईथर की फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो इस वजह से क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, तो कंडेंस्ड फार्मूला को मतलब इतना हम वो नहीं करते, ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका ओपन चेन स्ट्रक्चर्स लिखे जाएँ। जी, तो अब स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? इट डिस्क्राइब्स द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। हमने जो पढ़ा था कि वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बॉन्ड्स को ओमिट कर देता है कंडेंस्ड फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में वही बॉन्ड्स पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। अब ये आपका मीथेन में, ठीक है, आपका कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है। इथेन में आपके 2 कार्बन हैं और इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 6 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 एक कार्बन के साथ और 3 दूसरे कार्बन के साथ। इसी तरह प्रोपेन का ये स्ट्रक्चर है। ये सब इनके क्या हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला हैं, ओपन चेन स्ट्रक्चर फार्मूलाज। और नीचे ये जो इनके CH4, CH3, CH3 की फॉर्म में गिवन है, ये सब इनके कंडेंस्ड फार्मूलाज हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम प्रेफर करते हैं कि स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा जाए, ताकि हमें पता चलेगा कि वो जो आपके कंपाउंड हैं वो किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है उनकी क्लासेस डिफरेंट हों लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम हो। तो उनको क्लासीफाई करने के लिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम स्ट्रक्चरल फार्मूला को यूज़ करते हैं। जी, तो ये आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स गिवन है। ठीक है, ये आपका जो है मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, जो हमने होमोलोगस सीरीज़ के टेबल में देखा था ना कि मीथेन को अगर हम सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लें तो उसका सब्स्टिट्यूएंट क्या कहलाएगा? मिथाइल कहलाएगा। ठीक है, तो मिथाइल में क्या है, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ठीक है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हों, एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करवा दें तो वो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। इसी तरह से अगर आपका कार्बन, उसके पास 2 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दिए हैं, इसकी जगह हम कार्बन चेन लगा दें या कुछ और ऐड कर दें फंक्शनल ग्रुप, तो वो क्या कहलाएगा? मिथाइलिन कहलाएगा। और ये है आपके प्रोपेन का स्ट्रक्चर, ये इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ये इसका कंडेंस स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका आज का टॉपिक था। बुक से थॉरो रीडिंग करें इसकी, कुछ नहीं समझ आता तो यू कैन आस्क।